वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारा नो और कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे हम पहुंचे हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंदर ये बात की गई है, जिसमें से आज हम 3 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। अगले नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स हमारे कौन से? आर्टिकल 41 हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 हम पढ़ने वाले हैं। इन 3 आर्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आएगा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 मैंने बोला था कि ये सारे हमारे राइट्स हैं, और यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड भी लिखा हुआ है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड भी इसने इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली क्या कह रहा है आर्टिकल 41? क्या कहना चाह रहा है कि स्टेट को हमें हमारे राइट्स देने पड़ेंगे, स्टेट्स को हमारे राइट देने पड़ेंगे। लेकिन कब देंगे? क्योंकि ये डीपीएसपी के अंतर आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर आते हैं। तो इसीलिए इसमें एक छोटा सा पेच फंस जाता है। क्या पेच फंस जाता है? कि स्टेट इन्हें तभी दे सकता है जब स्टेट के पास कैपेबिलिटी होगी, जब स्टेट के पास पैसे होंगे। तो ये हमें क्या देना है? राइट टू वर्क देना है। क्या हमें मिला अभी तक? बिल्कुल मिला। जब स्टेट के पास पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे स्टेट हमें ये सारे डीपीएसपी वाले जो राइट हैं वो हमें मिलते चले जाएंगे। जैसे राइट टू वर्क की बात की गई आर्टिकल 41 में, राइट टू वर्क हमें मिला। बिल्कुल, आपने सुना होगा मनरेगा का नाम, मनरेगा का नाम आप सभी ने सुना होगा। और मनरेगा एक्ट आया और उसके द्वारा राइट टू वर्क की गारंटी मिली कि कम से कम 100 दिन का आपको काम तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। तो 100 दिन के काम की गारंटी तो मिली। तो राइट टू वर्क हमें दिया गया मनरेगा एक्ट के द्वारा। तो हमें मिला, बिल्कुल मिला। आगे बात चलती है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन की तो बात ही मत करो, इसका तो हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में पढ़ चुके हैं, है ना। तो एजुकेशन की भी कहीं ना कहीं हमें दी गई है गारंटी। देन उसके बाद राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस की, लोगों की सहायता भी करनी है इन केसेस ऑफ ओल्ड एज में, सिकनेस में, डिसेबलमेंट में, या फिर और कोई वीकर सेक्शंस हैं उनकी कहीं ना कहीं हमें सहायता भी करनी है। क्या हमने सहायता की? क्या हमने इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया अभी तक? हाँ, हमने किया है। कहां कहां किया है? अगर आपको याद हो तो ओल्ड एज पेंशंस बहुत सारे स्टेट ने लागू की हुई है। बुढ़ापे में बुढ़ापा पेंशन योजना बहुत सारे स्टेट ने लागू की हुई है। तो बुढ़ापे में हम पब्लिक असिस्टेंस दे रहे हैं सभी को। अटल पेंशन योजना जिसका एक उदाहरण जिसका हम ले, तो अटल पेंशन योजना हम ले सकते हैं। ठीक है, अटल पेंशन योजना। देन सिकनेस के टाइम पे हमारे कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहां 5 रुपए का सिर्फ एक कार्ड बनता है, और कई जगह पे तो 5 रुपए भी नहीं लगते, फ्री में कई लोगों का बन जाता है। तो यहाँ पर हेल्थ की भी हमें दी गई है। हेल्थ भी हमारा पब्लिक असिस्टेंस हेल्थ के सिकनेस के दौरान भी हमें मिलती है। और आज के टाइम तो हमने देखा है कि हमारे लिए अगर हमारे आजकल की जो नई स्कीम्स चली हुई हैं उन स्कीम्स के दौरान अगर हम देखें तो हमें तो फ्री मेडिकल, जो पुअर हैं उनको फ्री मेडिकल का यहाँ पे प्रावधान भी मिला हुआ है। तो ये भी हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं सिकनेस के दौरान भी पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। और उसके अलावा डिसेबलमेंट, तो डिसेबल्ड के तो वैसे ही बहुत सारे, अगर हम देखें बहुत सारे हमें दिख जाते हैं कि एक्ट जो उनके सहायता के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो किसी भी तरह की डिसेबलमेंट में, या फिर अगर हम देखें जैसे किसानों के लिए डिसेबलमेंट क्या हो जाएगा? जब उनकी फसल खराब हो जाए तो वो तो डिसेबल हो जाएंगे एक तरीके से। कैसे वो खाएं, कैसे पिए? तो हमने फसल बीमा योजना लेके आए ताकि उनको ऐसे ऐसे उससे निकाला जा सके, फसल बीमा योजना। तो इस तरह से सरकार जो है ये हमें देती रहती है, राइट्स हमें देती रहती है। तो किस तरीके से दे रहे हैं? तो ये हमने आर्टिकल 41 में इन चीजों की बात की गई थी, और ये हमें किसी न किसी तरीके से हमें मिले हुए हैं। तो 41 कहीं ना कहीं हमें मिला हुआ है। उसके आगे की बात करते हैं आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 बोलता है कि स्टेट को प्रोविजंस बनाने हैं जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क के, कि काम के दौरान जब वो काम कर रहे हैं, कहीं पे भी उनका जो काम करने का स्थान है, वर्क प्लेस जो है, वहां पर जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, कि काम करने लायक कंडीशंस होनी चाहिए। और इसीलिए अगर हमने देखा हो तो जो पहले बेसिकली जो मेन होल्स साफ करते थे नीचे उतर के, स्कैवेंजर्स जिसे हम बोलते थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क में वो नहीं आता। तो इसीलिए उसके लिए मना किया। तो इसीलिए राइट्स, जो वर्कर्स के राइट है, लेबर्स के राइट है, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो लेबर लॉज में ये बड़ा हेल्प करता है हमें। लेबर लॉज जब भी कोई बनते हैं तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस लोगों को मिले काम करने के लिए। तो ये
हमने देखा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को कैसे बंद किया है सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क देने के लिए। तो हमें 42 से पता लगता है कि स्टेट को ऐसी कंडीशंस देनी है वर्क के दौरान, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस। और उसके साथ साथ ये भी बोला है कि स्टेट को मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड कराना है, मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड कराना है। तो इसके लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद टोटल मिला के 26 वीक्स का प्रेगनेंसी जो लीव जो है मिलती है वुमेन्स को, और ये होती है पेड लीव, कि उस दौरान ऐसा नहीं कि उनकी तनख्वाह कट जाएगी, पेड लीव मिलती है। तो ये सुविधा भी है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें आजकल तो पैटर्निटी लीव भी सरकार ने कर दी है, पैटर्निटी लीव भी सरकार ने कर दी है। 15 डेज की लीव, पैटर्निटी लीव भी आजकल सरकार दे रही है। तो 42 भी हमारा कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रखा है, पूरे तरीके से नहीं लेकिन हो तो रखा है। और अभी भी जो काम करना बाकी है सरकार उस पर जैसे जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो करते जाएगी। तो 42 में हमारी ये सारी चीजें लिखी है। अब 43 में क्या लिखा है? तो 43 में हमारा लिखा है कि लिविंग वेज देने, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कि लिविंग वेज प्रोवाइड कराने हैं। अब ध्यान रखना, एक चीज होता है मिनिमम वेज, एक होता है लिविंग वेज, दोनों में अंतर है। जब मैं मिनिमम वेज की बात कर रहा हूं, मिनिमम वेज, तो मिनिमम वेज का मतलब हो जाता है कि कम से कम खर्चा, जिससे कम से कम मैं भूखा ना रहूं, मेरे शरीर पे कपड़े रहे। तो रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत जिससे पूरी हो जा रही है, मिनिमम वेज, मिनिमम वेज। और ये हमें कहां से मिला था? आर्टिकल 23 जब हमने पढ़ा, जहां पर फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात की गई, फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात की गई, यानी कम से कम अगर इतने रुपए नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है पैसे कम देके। तो मिनिमम वेजेस एक्ट हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था। मिनिमम वेजेस तो हम दे सकते हैं फंडामेंटल राइट में। क्या लिविंग वेज दे पाएंगे? लिविंग वेज हम तभी दे पाएंगे जब सरकार के पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी होगी। इसीलिए हमने लिविंग वेज को रखा डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिविंग वेज क्या कहता है कि डिसेंट लाइफ के लिए, ये भी इसी में लिखा हुआ है लाइन में, कि एंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और उसके बाद भी लिखा हुआ है जिससे कि आप जो हमारा सोशल और कल्चरल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका लुत्फ उठा सको, वो उनको एंजॉय कर सको। तो वो भी इसमें आगे लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ इतनी बातें लेके आया हूं कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपकी मेंटेन रहे, वैसा आपका वेज होना चाहिए, उतना वेज होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लिविंग वेज। तो लिविंग वेज में सिर्फ ये नहीं है कि खाने के लिए पैसे मिल गए, कपड़े पहनने के लिए पैसे मिल गए, वो नहीं है। उसके साथ साथ आपको एजुकेशन के साथ हेल्थ, एजुकेशन भी मेंटेन कर पा रहे हैं, हेल्थ भी मेंटेन कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि वो लिविंग वेज है। यानी कि डिसेंट स्टैंडर्ड आपका बना रहे लाइफ का, उसके लिए जो वेज चाहिए वो होता है लिविंग वेज, और वो हमें मिलता है डीपीएसपी में। मिनिमम वेज मिलता है हमें फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 23 में। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसी के साथ 43 में एक और बात कही है, 43 में एक और बात कही कि स्टेट को कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो एक सपना था गांधी जी का, तो इनको प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्रीज को। तो हमने आर्टिकल 41, 42 और 43 पढ़े, आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई भी डाउट आपको रह जाता है या और अलग से कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। ऐसे ही हम इस सीरीज को पूरा करेंगे और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, हम एक एक आर्टिकल को हम समझते चलेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा गया है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।